भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथा सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं है। यह उन अनगिनत सपनों, बलिदानों और कभी न मिटने वाली उम्मीदों की कहानी है जो हमारे पूर्वजों ने देखी थी। लेकिन हर क्रांति की अपनी मोड़ होती है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी ही घटना की गहराई में उतरेंगे जिसने भारत के सबसे बड़े अहिंसक आंदोलन को एक अप्रत्याशित, दिल दहला देने वाले अंत तक पहुंचा दिया। कल्पना कीजिए 1922 का भारत, एक ऐसा देश जो महात्मा गांधी के एक आह्वान पर उठ खड़ा हुआ था। असहयोग आंदोलन, एक ऐसी क्रांति जिसमें हथियार नहीं थे, बस एक अटूट विश्वास था कि हम ब्रिटिश राज से बिना हिंसा के लड़ सकते हैं। चारों तरफ स्वराज की गूंज थी। लोग सरकारी स्कूलों, अदालतों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे थे। एक साल से ज्यादा समय से यह आंदोलन पूरे वेग से चल रहा था और ऐसा लग रहा था मानो स्वतंत्रता बस मुट्ठी भर दूर है। लेकिन फिर गोरखपुर के पास एक छोटे से गांव चौरी चौरा से उठी एक चिंगारी ने उस पूरे आंदोलन की दिशा को पलट कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अंदर तक झकझोर दिया और उन्हें अपने सबसे बड़े हथियार को वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। यह सिर्फ एक पुलिस चौकी में आग लगने की घटना नहीं थी। यह एक गहरी निराशा, एक उबलते हुए आक्रोश और अहिंसा के दर्शन की एक जटिल परीक्षा की कहानी थी। आज हम चौरी चौरा कांड की उन परतों को खोलेंगे, उन वास्तविक कारणों को जानेंगे जो इतिहास के पन्नों में अक्सर दब जाते हैं, और देखेंगे कि कैसे एक पल की हिंसा ने एक राष्ट्र के भाग्य को बदल दिया। कहानी शुरू होती है 1920 से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारतीय राजनीति में अपनी जगह बना चुके थे। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार किस तरह भारतीयों का शोषण कर रही थी। जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार ने लोगों के भीतर गहरा घाव छोड़ दिया था। ऐसे में गांधी जी ने एक नए रास्ते का सुझाव दिया, असहयोग। सहयोग मत करो, उनका आह्वान था। ब्रिटिश सरकार की नींव सहयोग पर टिकी थी। अगर भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो साम्राज्य कैसे चलेगा? लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए। हिंदू और मुस्लिम खिलाफत आंदोलन के बैनर तले भी एक साथ आ रहे थे। यह एक अभूतपूर्व एकता थी। पूरा देश एक रंग में रंग गया था, स्वराज के रंग में। महिलाएं, पुरुष, छात्र, किसान सब इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। गांधी जी का संदेश स्पष्ट था, अहिंसा, हर कीमत पर अहिंसा। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी और यही उनकी सबसे बड़ी शर्त भी। आंदोलन अपने चरम पर था। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को एक अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया गया और प्रेस पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो वे गुजरात के बारदोली में एक बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। यह एक निर्णायक कदम था जो ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव डाल सकता था। देश में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। लोगों को लगा कि अब स्वराज दूर नहीं। लेकिन इस उम्मीद के बीच एक छोटा सा गांव चौरी चौरा अपनी ही परेशानियों से जूझ रहा था। 2 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में स्थानीय स्वयंसेवकों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया। उनका विरोध ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो था ही, लेकिन साथ ही कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर भी गहरा आक्रोश था। मांस की बढ़ती कीमतें और शराब की बिक्री, ये ऐसे मुद्दे थे जिनसे आम ग्रामीण सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे। इन मुद्दों ने ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया था। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इसे ब्रिटिश सत्ता के लिए चुनौती के रूप में देखा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की।
इसी दौरान एक स्थानीय स्वयंसेवक भगवान अहीर को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। यह घटना आग में घी डालने जैसी थी। भगवान अहीर की पिटाई ने स्थानीय लोगों में आक्रोश की ज्वाला भड़का दी। उनके लिए यह सिर्फ एक व्यक्ति की पिटाई नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश राज की दमनकारी नीति का एक और उदाहरण था। गांवों में पुलिस का अत्याचार कोई नई बात नहीं थी। जमींदारों के साथ मिलकर पुलिस किसानों का शोषण करती थी। ऐसे में यह एक छोटी सी घटना एक बड़े गुस्से का केंद्र बन गई। और फिर आया वो मनहूस दिन, 4 फरवरी 1922। सुबह का समय था। लगभग 2000 से 2500 प्रदर्शनकारियों का एक विशाल समूह, जिसमें कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के स्वयंसेवक शामिल थे, चौरी चौरा बाजार में इकट्ठा हुआ। उनकी आंखों में गुस्सा था, उनके दिलों में सालों का दमन। वे पहले स्थानीय बाजार की ओर मार्च करते हैं, फिर उनका रुख पुलिस चौकी की ओर होता है। चौकी में सब इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह के नेतृत्व में 22 से 23 पुलिसकर्मी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि भीड़ उनके नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। पुलिस ने पहले भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाईं। यह अक्सर भीड़ को डराने का एक तरीका होता था। लेकिन इस बार भीड़ नहीं रुकी। भगवान अहीर की पिटाई और सालों के शोषण से भड़के हुए लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका था। जब भीड़ नहीं रुकी तो पुलिस ने एक भयानक फैसला लिया। उन्होंने सीधे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दीं। कुछ लोग वहीं ढेर हो गए। कई घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर भीड़ का गुस्सा और भी बेकाबू हो गया। अहिंसा का पाठ जो गांधीजी ने सिखाया था, उस पल की भयावहता में कहीं खो गया। लोगों ने अपने साथियों को मरते देखा था। गुस्से से पागल भीड़ ने अब पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। उनके हाथों में लाठियां थीं, पत्थर थे और आंखों में प्रतिशोध की आग। पुलिसकर्मी चौकी के अंदर छिप गए, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी और हिंसक थी कि उन्हें रोकना असंभव था। फिर जो हुआ वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी। अंदर फंसे 22 से 23 पुलिसकर्मी, जिनमें सब इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह भी शामिल थे, आग की लपटों में जलकर मर गए। यह एक भयानक अमानवीय घटना थी। अहिंसा का प्रतीक माना जाने वाला आंदोलन एक पल में हिंसा की ज्वाला में भस्म हो गया। इस घटना की खबर महात्मा गांधी तक 8 फरवरी 1922 को पहुंची। वे इस खबर से अत्यंत व्यथित हुए। उनके लिए यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह उनके जीवन भर के आदर्शों की हार थी। अहिंसा जो उनके आंदोलन की आत्मा थी, उसी को तार-तार कर दिया गया था। गांधी जी ने महसूस किया कि भारत अभी बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने अहिंसा का पाठ पूरी तरह से नहीं समझा था। 11 से 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदोली में कांग्रेस कार्यसमिति की एक बैठक बुलाई। वहां उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया है और इसे तुरंत वापस ले लिया जाना चाहिए। कार्यसमिति ने भारी मन से उनकी बात मान ली। एक ऐसा आंदोलन जो अपने चरम पर था, जो ब्रिटिश राज की नींव हिला रहा था, एक झटके में स्थगित कर दिया गया। यह एक ऐसा फैसला था जिस पर कई प्रमुख नेताओं ने असहमति व्यक्त की। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और C.R. दास जैसे दिग्गजों का मानना था कि एक घटना के कारण पूरे आंदोलन को रोकना गलत था। सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय आपदा कहा। उनका मानना था कि जब जनता का उत्साह चरम पर था, तब आंदोलन को वापस लेना उनकी ऊर्जा को ठंडा कर देगा। लेकिन गांधी जी अपने फैसले पर अडिग थे।
उनके लिए हिंसा का कोई स्थान नहीं था। वे जानते थे कि यदि आंदोलन हिंसक हो जाता तो ब्रिटिश सरकार को उसे कुचलने का बहाना मिल जाता। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। असहयोग आंदोलन भले ही वापस ले लिया गया हो, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र और भी क्रूर हो गया। 1923 से 1924 में चौरी चौरा कांड के आरोपियों पर मुकदमे चले। कुल 225 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। शुरुआत में निचली अदालत ने 172 लोगों को मौत की सजा सुनाई। यह ब्रिटिश सरकार की क्रूरता का एक वीभत्स उदाहरण था, जिसका उद्देश्य लोगों में डर पैदा करना था। बाद में उच्च न्यायालय ने इस फैसले पर पुनर्विचार किया। 19 लोगों को मौत की सजा मिली, जबकि 110 को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। बाकी को अलग अलग सजाएं मिलीं। यह घटना सिर्फ एक तात्कालिक हिंसा की घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई गहरे और जटिल कारण थे। अक्सर हम सिर्फ उस आग को देखते हैं, लेकिन उस आग को भड़काने वाले ईंधनों को भूल जाते हैं। पहला और तात्कालिक कारण था पुलिस की बर्बरता और उकसावा। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और फिर गोली चला दी। यह सीधे तौर पर भीड़ को हिंसक प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाया गया था। लोगों ने अपने साथियों को मरते देखा और उनका गुस्सा फट पड़ा। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक संकट और स्थानीय शिकायतें। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा क्षेत्र में महंगाई चरम पर थी, खासकर मांस की कीमतों में वृद्धि। शराब की बिक्री भी एक बड़ा मुद्दा था, जिससे ग्रामीण जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इसके अलावा स्थानीय जमींदारों और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किसानों का शोषण सदियों से चला आ रहा था। यह प्रदर्शन मूल रूप से इन्हीं स्थानीय मुद्दों से शुरू हुआ था, जो बाद में व्यापक राष्ट्रवादी भावना में विलीन हो गया। लोगों का गुस्सा ब्रिटिश राज के खिलाफ था, लेकिन उसकी तात्कालिक अभिव्यक्ति इन स्थानीय समस्याओं के माध्यम से हुई। तीसरा कारण था बढ़ता जन आक्रोश और निराशा। असहयोग आंदोलन 1 साल से अधिक समय से चल रहा था। इसने जनता में भारी उत्साह और उम्मीद जगाई थी। लेकिन कुछ क्षेत्रों में परिणाम न मिलने और ब्रिटिश दमन के कारण लोगों में निराशा और आक्रोश भी पनप रहा था। यह निराशा कभी कभी हिंसक रूप ले लेती थी। चौथा कारण था अहिंसा के संदेश का असमान प्रसार। गांधी जी का अहिंसा का संदेश पूरे देश में समान रूप से और गहराई से नहीं पहुंच पाया था। दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में, जहां शिक्षा और जागरूकता कम थी, लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए अधिक उग्र तरीकों का सहारा लेने को तैयार थे। उनके लिए ब्रिटिश राज से मुक्ति का मतलब था किसी भी तरह से उन्हें हराना, भले ही उसमें हिंसा का प्रयोग करना पड़े। पांचवां, खिलाफत आंदोलन का प्रभाव भी था। खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन के साथ चल रहा था, जिसने धार्मिक और राजनीतिक जोश को और बढ़ा दिया था। इससे भीड़ में भावनात्मक तीव्रता बढ़ गई थी, जिससे उन्हें नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो गया। और अंत में नेतृत्व का अभाव और भीड़ पर नियंत्रण की कमी। जब पुलिस ने गोली चलाई तो भीड़ बेकाबू हो गई। स्थानीय नेताओं के लिए इतनी बड़ी और उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। एक बार जब हिंसा भड़क उठी तो उसे रोकना असंभव था। अब बात करते हैं कुछ कम ज्ञात वास्तविक विवरणों की, जो चौरी चौरा कांड की पूरी तस्वीर को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भीड़ द्वारा पुलिस चौकी को आग लगाने से पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। भीड़ की हिंसा पुलिस की इस कार्रवाई की सीधी प्रतिक्रिया थी। यह सिर्फ एक भीड़ का अचानक भड़कना नहीं था,
बल्कि एक हिंसक उकसावे का जवाब था। गांधी जी की गहरी पीड़ा और प्रायश्चित भी अक्सर कम बताया जाता है। वे इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत विफलता माना। उन्होंने प्रायश्चित के रूप में 5 दिन का उपवास रखा। यह दर्शाता है कि उनके लिए अहिंसा सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि जीवन का एक दर्शन था। उन्होंने महसूस किया कि भारत अभी भी बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, और लोगों को अहिंसा का सच्चा अर्थ अभी भी समझना बाकी है। गांधी जी के फैसले पर व्यापक असहमति भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसा कि हमने पहले देखा, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और C.R. दास जैसे कई प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने आंदोलन को वापस लेने के गांधी जी के फैसले का विरोध किया था। उनका मानना था कि आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था और एक अलग घटना के कारण इसे रोकना गलत था। यह दर्शाता है कि गांधी जी का फैसला कितना साहसिक और अकेला था। ब्रिटिश सरकार का क्रूर दमन भी इस घटना के बाद खुलकर सामने आया। 225 लोगों पर मुकदमा चलाना और 172 को मौत की सजा सुनाना, भले ही बाद में कई सजाओं को कम कर दिया गया हो, उनकी दमनकारी नीति का स्पष्ट प्रमाण था। यह घटना केवल चौरी चौरा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे आंदोलन पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाली थी। चौरी चौरा कांड ने कांग्रेस के भीतर आत्मनिरीक्षण और रणनीति के पुनर्मूल्यांकन का दौर शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसने विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों को अंदर से चुनौती देने का प्रयास किया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण की शुरुआत थी। और अंत में स्थानीय मुद्दों की भूमिका को समझना बेहद जरूरी है। अक्सर इस घटना को केवल एक राष्ट्रवादी विरोध के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत स्थानीय आर्थिक शिकायतों, मांस की कीमतों और शराब की बिक्री और पुलिस की मनमानी के खिलाफ एक विरोध के रूप में हुई थी, जो बाद में व्यापक राष्ट्रवादी भावना में विलीन हो गई। चौरी चौरा कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक दुखद लेकिन निर्णायक मोड़ था। इसने गांधी जी की अहिंसा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को उजागर किया, भले ही इसकी कीमत पूरे आंदोलन को वापस लेना ही क्यों न हो। इस घटना ने हमें सिखाया कि क्रांति के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। कभी कभी सबसे अच्छे इरादे भी अनियंत्रित क्रोध और निराशा की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन इसने यह भी दिखाया कि एक राष्ट्र के भीतर कितनी शक्ति और भावनाएं उबल रही थीं, जो ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए बेताब थीं। चौरी चौरा की आग भले ही असहयोग आंदोलन की लौ को बुझा गई हो, लेकिन इसने स्वतंत्रता की आग को भारतीयों के दिलों में और भी गहरा कर दिया। यह एक विराम था, अंत नहीं। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि अहिंसा की शक्ति क्या है और उसकी सीमाएं क्या हैं। इसने दिखाया कि गांधी जी का अहिंसा का आदर्श कितना कठिन था और उसे जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना कितना मुश्किल। आज जब हम चौरी चौरा कांड को याद करते हैं, तो हमें सिर्फ उस त्रासदी को नहीं, बल्कि उसके पीछे की जटिलताओं को भी समझना चाहिए। हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, चाहे वे पुलिसकर्मी हो या प्रदर्शनकारी। और हमें उन नेताओं के साथ